यहाँ से बद्रीनाथ धाम की जो दूरी है वो लगभग 25 से 28 किलोमीटर मात्र है। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को जय गंगे माता। इस समय मैं हूं हरिद्वार में। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा मैं आज करने वाला हूं। प्रेजेंट टाइम में रास्ता कैसा है वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आपको पता है मानसून सीजन में इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो कई जगह लैंडस्लाइड भी हुई। तो प्रेजेंट टाइम में बद्रीनाथ धाम का रास्ता कैसा है इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। बद्रीनाथ धाम में पहुँचेंगे, वहाँ के दर्शन कराएँगे और वहाँ पर जो खास प्लेस हैं वहाँ भी जाएंगे। पूरी कोशिश होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर दर्शन कराया जाए, चाहे वो सरस्वती जी का उद्गम स्थल हो, व्यास जी की गुफा हो, गणेश जी की गुफा हो या कह सकते हैं भीम पुल हो। सभी दर्शन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे या आने वाले पार्ट में आप लोग दर्शन कर पाएंगे। अभी मैं हर की पौड़ी में हूँ। गंगा जल की धारा तो नज़र नहीं आ रही है। गंगा जल जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल दिख रहा है। तो गंगा जी को प्रणाम करते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय गंगे माता, जय बद्री विशाल, और चलते हैं यहाँ से बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए। दोस्तों गंगा जी का आशीर्वाद लेकर हमारी जो यात्रा है हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम के लिए शुरू होती है। ये जो वीडियो आप सभी देख रहे हैं ये अभी की है, अक्टूबर मंथ की है। 3 अक्टूबर को मैं हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर गया था। सबसे पहले बात करते हैं कि हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की दूरी कितनी है। तो हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की दूरी जो है 318 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें नॉर्मली जो है 9 घंटे 10 घंटे लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है आप किस तरह ड्राइव कर रहे हैं, आपको ट्रैफिक कैसे मिलता है, रास्ता कैसा है। तो यात्रा में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश पहुंचेंगे, ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, उसके बाद रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, जोशीमठ होते हुए हम पहुंचेंगे बद्रीनाथ धाम। तो रास्ते में हर एक पॉइंट को कवर करेंगे, कहां पर रास्ता खराब है, कहां पर अच्छा है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, मैं चाहूँगा कि लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अभी हम ऋषिकेश में एंट्री कर चुके हैं। तपोवन एरिया है जो कि ऋषिकेश का बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो तपोवन से आगे निकलेंगे और तपोवन थोड़ा सा बेस्ट एरिया है जहाँ पर अक्सर ट्रैफिक देखने को मिलता है। अभी हम ऋषिकेश से लगभग 4 किलोमीटर आगे बढ़े ही थे कि रास्ते में हमें बड़े बड़े बोल्डर जो है रोड पर गिरे हुए दिखे। ये देखिए, जैसे ही ऋषिकेश से आगे बढ़े थे तो कुछ इस तरह के दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि ये था कि रोड क्लियर था, बोल्डर जो है साइड में कर दिए गए थे। एक बात और बताना चाहेंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ट्रैवल कंपनी के बारे में भी जानकारी दूंगा। अगर आप 4 धाम यात्रा का पैकेज या प्लान लेना चाहते हैं या 2 धाम या किसी एक धाम जाना चाहते हैं तो नंबर मैं आपको दूंगा, जिसके माध्यम से आप आसानी से अपने 4 धाम यात्रा का पैकेज लेकर यात्रा कर सकते हैं। पैकेज लेने में ये अच्छा रहता है कि आप टेंशन फ्री होकर यात्रा कर सकते हैं। एक ज़रूरी बात यह है कि बहुत सारी बद्रीनाथ धाम यात्रा की पार्ट आने वाले हैं, जिसमें कई और जो बद्रीनाथ धाम के आसपास के प्लेस है वो भी हम कवर करेंगे। तो पूरी एक सीरीज आएगी जिसमें हम बद्रीनाथ धाम की बहुत सारी वीडियो लाएंगे और सभी वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होगी। तो इस वीडियो के साथ साथ उन वीडियो को भी ज़रूर देखना। दोस्तों अब मैं ब्यासी के करीब पहुंच चुका हूं और जो ब्यासी का ये जो पुल आने वाला है, यहाँ पर प्री वेडिंग शूट बहुत ज़्यादा होते हैं। जब भी आप ब्यासी के इस वाले पुल के पास से निकलेंगे ना, प्री वेडिंग शूट आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। और मुझे भी खासतौर पर ये वाला जो प्लेस है ना बहुत सुंदर लगता है। ये पुल में जब आप निकलते हैं ना काफ़ी अच्छा लगता है।
तो ये जब पुल आ जाता है तो आप समझ जाना कि आप ब्यासी के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। ब्यासी से आगे कोडियाला आएगा और कोडियाला के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो देवप्रयाग संगम आएगा, जो कि इस रास्ते का पहला संगम है। तो वहाँ के भी दर्शन करेंगे। बहुत सारे ऐसे प्लेस जो रास्ते में पड़ते हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको दर्शन कराते हुए बद्रीनाथ धाम की ओर ले चले। तो सभी लोग जय बद्री विशाल लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बोर्ड हमें दिखता है जिसमें लिखा था श्रीनगर, गौरीकुंड और ग्रीष्मकालीन राजधानी और बद्रीनाथ धाम की डिस्टेंस लिखी थी। और यहाँ से ब्यासी जो है शुरू हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ट्रेन का कार्य भी चल रहा है। जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल का प्रोजेक्ट है वो ब्यासी के आसपास काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर में हो रहा है और ये मेन पॉइंट है ब्यासी के पास, जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे का प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे झरने हमें दिखने लगे हैं। एक बात और बताना चाहेंगे, ब्यासी तक के बीच में सिर्फ 2 पॉइंट आपको मिलते हैं जहाँ पर थोड़ी सी लैंडस्लाइड थी। एक छोटा पॉइंट था, एक बड़ा था जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा मलबा जो है, बड़े बड़े बोल्डर जो है वो रोड के काफ़ी करीब पड़े हुए थे। बाकी ओवरऑल बात करें तो अभी तक का रास्ता काफ़ी अच्छा था। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फिर से एक बार पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा कार्य होते हुए नज़र आ रहा था। ये देखिए इसमें ड्रिल करके पहाड़ों में एक जाल बांधा जाता है ताकि कोई भी पत्थर जो है वो नीचे रोड पर न गिरे। तो ऐसा बहुत जगह पर रास्ते में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही हाइट पर बहुत ही मुश्किल से कुछ लोग जो हैं वो चढ़ते हैं, रस्सियों के सहारे लटके होते हैं और वहीं पर ड्रिल करते हैं। उसके बाद स्टड लगाते हैं, फिर जाल बिछाकर उसको टाइट करते हैं। बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, आप ये खुद देख सकते हैं। बहुत ही रिस्की है, लेकिन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, इस रोड पे चलने वाले सुविधाओं देखते हुए ये सारे कार्य करने पड़ते हैं। दोस्तों ये सफ़र हमारा हरिद्वार से लगभग दिन में 2:30 बजे के आसपास शुरू होता है। तो दिन में 2:30 बजे या दोपहर के समय अगर आप चलते हैं तो फिर तो उसी दिन आप बद्रीनाथ धाम नहीं पहुंच सकते, या तो आप अर्ली मॉर्निंग 6, 7, 8 बजे तक भी अगर आप बद्रीनाथ धाम के लिए निकल पड़ते हैं तो आप शाम तक आराम से बद्रीनाथ धाम पहुँच सकते हैं। लेकिन मैं 2:30 बजे दिन में निकला हूँ तो मैं पहले रात में कहीं पर स्टे करूँगा और उसके बाद अगले दिन फिर से आगे का सफ़र मैं आपको दिखाऊँगा। वीडियो पूरी रास्ते को कवर करते हुए ले जाऊंगा, किसी तरह कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। रास्ते को लेकर बहुत अच्छे से डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। लगभग देवप्रयाग से 20-25 किलोमीटर पहले एक जगह पर फिर से हमें काफ़ी ज़्यादा ख़राब रास्ता देखने को मिला। इस तरफ देखिए पहाड़ की वजह से आधा रोड जो है वो दब चुका है। देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ लैंडस्लाइड हुई है और बहुत सारा मलबा जो है रोड पर आ गया है। तो ये एक कह सकते हैं इस रास्ते का अभी तक रास्ते का तीसरा हमें पॉइंट मिला है जहां पर थोड़ा सा ख़राब रास्ता ये देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रॉपर गाड़ी निकलने का स्पेस था जिससे कि आपकी जो कार है आराम से आगे निकल के आगे बढ़ सकती है। दोस्तों देवप्रयाग से पहुंचने से पहले राइट साइड में आपको भगवान भोलेनाथ की एक बहुत बड़ी प्रतिमा देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये प्रतिमा नज़र आ गई तो फिर समझ जाना कि आप लोग देवप्रयाग के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। देखिए राइट साइड में भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के दर्शन करें और सभी लोग लिखेंगे हर हर महादेव। देवप्रयाग से थोड़ा सा पहले एक बार फिर हमें रास्ता थोड़ा सा ख़राब मिला। बहुत सारे पत्थर और मलबा जो है रोड पे था। हालांकि इतना रास्ता था कि आसानी से आपकी कार जो है आगे निकल सकती है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये देवप्रयाग का पेट्रोल पंप देखने को मिलता है। ये देखिए देवप्रयाग का पेट्रोल पंप है। और इससे और आगे चलेंगे ना तो एक पेट्रोल पंप और पड़ता है। लेफ्ट साइड में ही दोनों पेट्रोल पंप पड़ते हैं। अगर आपको पेट्रोल लेना है तो आप ले सकते हैं और उसके बाद देवप्रयाग आ जाएगा। देखिए देवप्रयाग में हम एंट्री कर चुके हैं और कुछ ही देर में आपको दर्शन कराएंगे जहां से गंगा जी का निर्माण होता है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम के दर्शन आपको कराएंगे।
तो दोस्तों हरिद्वार से चलते हुए फाइनली मैं पहुंच चुका हूं देवप्रयाग, जहां पर दो पवित्र नदियां मिलती हैं। इस तरफ से जो ये नदी आप दिख रही है ना, ये अलकनंदा नदी है, और इस तरफ से जो ये नदी आ रही है ये है भागीरथी नदी। और दोनों पवित्र नदियों का यहाँ पर संगम हो रहा है। देखिए वहाँ पर देवप्रयाग संगम है, जहाँ पर श्रद्धालु आकर स्नान करते हैं। तो आइए आपको अच्छे से दर्शन कराते हैं और उसके बाद यहाँ से आगे की ओर ले चलेंगे। यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं, ये वो जगह है, कह सकते हैं ये वो घाट है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। और दोनों पवित्र नदियाँ यहाँ पर मिल रही हैं। देखिए ये है भागीरथी नदी, और इस तरफ से जो ये नदी आ रही है ये अलकनंदा नदी है। यहाँ पर एक मंदिर भी आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत ही ख़ास मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर है। भगवान श्री राम की ये तपस्थली है। ये जो मंदिर की चोटी दिख रही है ना, यहीं पर है रघुनाथ जी का पूरा ये मंदिर। तो आप पहले संगम में स्नान करें। ये देखिए संगम स्थल है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, फिर यहीं से सीढ़ियों के रास्ते से इस मंदिर तक पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं। देवप्रयाग संगम में दर्शन करने के बाद अब मैं आगे बढ़ चुका था, और देवप्रयाग के बाद जो जगह आती है फेमस जगह कीर्तिनगर, उसके बाद श्रीनगर, उसके बाद धारी देवी मंदिर, उसके बाद रुद्रप्रयाग। तो ये प्रमुख जगह आती हैं। और जैसे जैसे हम देवप्रयाग के आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे अंधेरा भी होता जा रहा था, और पहाड़ों में अंधेरा हो जाने पर ड्राइव ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहे। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ड्राइव करने की ज़रूरत अंधेरे में है नहीं, क्योंकि बहुत सारे मोड़ आते हैं, कई जगह पर रास्ता ख़राब होता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसीलिए कहा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग चलें, ताकि आपके पास दिन भर पर्याप्त समय हो, आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएं। जैसे ही हम कीर्तिनगर के आसपास पहुंचे थे अंधेरा होने लगा था। ये देखिए समय 6:20 हो रहा है, और आजकल ऐसे भी छोटे दिन हो रहे हैं। 6 बजे के आसपास अंधेरा होना चालू हो जाता है और 6:30 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाता है। ये देखिए अब हम श्रीनगर में एंट्री कर चुके थे। श्रीनगर जो है इस ट्रैक का, कह सकते हैं इस रास्ते का सबसे मेन जगह है, बड़ी जगह है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टे के ऑप्शन है। उसके साथ साथ सारी सुविधाएं जो हैं श्रीनगर में आपको मिल जाएंगी, क्योंकि श्रीनगर का बहुत सारा एरिया जो है, कह सकते हैं एक वैली है, तो इस वजह से प्लेन एरिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सेफ भी रहता है। बहुत सारे हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है। उत्तराखंड का कह सकते हैं एक मेन जगह में श्रीनगर आता है। दोस्तों श्रीनगर तक हमें 5 ऐसे पॉइंट मिल गए थे जहाँ पर ख़राब रास्ता मिला, और उसके बाद जब श्रीनगर से और आगे बढ़ते हैं तो फिर से ये छठा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दूर तक रोड कच्ची हो गई थी, क्योंकि बहुत सारा जो मलबा है वो रोड पर गिरा हुआ था। लेकिन कार जो है आराम से धीरे धीरे आप अगर चलाएंगे तो आसानी से निकल रही थी। और धारी देवी मंदिर भी रात के समय आया था, इस वजह से हम वहाँ पर दर्शन आपको नहीं करा पा रहे हैं। हालांकि पहले हमने कई बार धारी देवी माता मंदिर में दर्शन कराया है, तो आप चैनल में विजिट करके वो वीडियो देखकर दर्शन कर सकते हैं। जब आगे बढ़ेंगे धारी देवी मंदिर से तो एक फेमस जगह आती है, और कह सकते हैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट आता है, जहाँ पर केदारनाथ धाम स्थित है। तो आगे हम पहुँचते हैं, और आज का हमारा नाइट स्टे था रुद्रप्रयाग में। और यहाँ भी देखिए रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब हमें दिख रहा है। ये एक 7वां पॉइंट है जो हमें एक ख़राब रास्ता मिला है, जहाँ पर पूरी तरह कच्चा था, मिट्टी बहुत सारी पड़ी हुई थी। लेकिन ऐसे रास्ते आते हैं तो आप आराम से ड्राइव करें, जल्दबाजी ना करें। और अभी हम रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे, फिर दिन का रास्ता बहुत अच्छे से दिखाएंगे। और मेन जो रास्ता है वो रुद्रप्रयाग के आगे का ही है, क्योंकि आगे ही कई जगह पर लैंडस्लाइड और बहुत जगह पर बादल फटने की खबर जो है इस मानसून सीजन में मिली थी। तो रुद्रप्रयाग में इसी होटल में आज हमारा नाइट स्टे होने वाला है। और हम लगभग आपको बताया था कि 2 बजे के आसपास हरिद्वार से निकले थे, और लगभग 8 बजने वाले हैं। होटल में हम पहुंच चुके हैं, चेक इन कर लिया है, और ये हमारा रूम है। हम 4 लोग हैं, तो एक डबल बेड इस तरफ है, एक डबल बेड इस तरफ है। एसी रूम है ये, लेकिन यहाँ पर अभी एसी की जरूरत है नहीं, क्योंकि रुद्रप्रयाग में काफ़ी मौसम चेंज हो जाता है। तो कल हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ से आपको फिर बद्रीनाथ धाम का आगे का रास्ता दिखाएंगे। आगे का जो रास्ता है ना वो आप और भी अच्छे से देखें, क्योंकि आगे का जो रास्ता है ना वो इस मानसून में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ख़राब भी हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड भी हुई है। तो फिलहाल ये रूम है, और रूम की डिटेल भी हम आपको दे देंगे। अगर आप लोग बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम जा रहे हैं और रुद्रप्रयाग में अगर आपको रुकना पड़ता है तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। अच्छा रूम है, और लो बजट में कह सकते हैं आपको यहाँ पर अच्छे रूम मिलते हैं, और काफ़ी अच्छा स्पेस है। इनकी बालकनी बहुत अच्छी है,
बालकनी से अलकनंदा नदी की धारा जो है वो भी नजर आती है। और ये देखिए एक छोटी टेबल है, 2 चेयर यहाँ पर मिलते हैं, एक ये मिरर लगा हुआ है। तो सभी जो बेसिक नीड है वो आपकी यहाँ पूरी होती है। एक छोटी सी टीवी भी यहाँ पर लगी हुई है, तो आप कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं, बुकिंग भी कर सकते हैं। अब मैं आ चुका हूँ इनकी जो बालकनी है, जो कि इस होटल की सबसे खास पॉइंट है। यहाँ से देखिए बड़ी बालकनी है और नीचे की तरफ तो इन्होंने अच्छा खासा बालकनी को आगे की तरफ निकाल रखा है, जहाँ से अच्छे व्यू नज़र आते हैं। और इस तरफ देखेंगे ना तो इस तरफ रुद्रप्रयाग का संगम है, अभी तो दिख नहीं रहा है। कोशिश रहेगी कि वहाँ के दर्शन भी हम आपको कराएं, क्योंकि रुद्रप्रयाग जो है मेन संगम में आता है। होटल का जो फ्रंट का व्यू है आपने देख लिया है, बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, तो आप इंक्वायरी करके कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय गंगे माता। रुद्रप्रयाग से हमारा जो है बद्रीनाथ धाम का सफ़र शुरू होता है और सुबह के लगभग 7 बजने वाले हैं। ये देख सकते हैं 7 बजने वाले हैं और अब मैं रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ धाम का जो आगे का सफ़र रह गया है वो हम पूरा करेंगे और आगे का पूरा रास्ता आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग का जो बस स्टैंड है। ये वाला जो एरिया है ये रुद्रप्रयाग का बस स्टैंड है। यहीं से बसें मिलती हैं, केदारनाथ धाम सोनप्रयाग के लिए जाती हैं और उसके साथ साथ आगे कई बसें जो हैं जोशीमठ तक के लिए भी जाती हैं। हरिद्वार से भी उसी जगह से बसें मिल जाती हैं। बाकी बहुत सारी बसें जो है आगे खड़ी रहती हैं, लेकिन मेन स्टॉपेज वही है जो मैंने आपको बस स्टैंड दिखाया है। यहाँ से जब आप रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो आपको 2 रास्ते देखने को मिलेंगे। एक रास्ता सीधे जो जाता है वो बद्रीनाथ धाम के लिए और लेफ्ट साइड में ये जो रास्ता दिखा है आपको ये जाता है केदारनाथ धाम के लिए। तो रुद्रप्रयाग शहर से भी आप केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के लिए अलग अलग रास्ते जाते हैं। और अगर आप डायरेक्ट केदारनाथ धाम जा रहे हैं तो रुद्रप्रयाग से पहले ही लगभग 6-7 किलोमीटर पहले एक बाईपास रास्ता केदारनाथ धाम के लिए जाता है। तो ये ध्यान रखें, अगर सिर्फ केदारनाथ धाम जा रहे हैं आप तो फिर आप बाईपास वाले रास्ते से जा सकते हैं। इससे क्या है, रुद्रप्रयाग का जो ट्रैफिक है वो उसका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रुद्रप्रयाग में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक कई बार लग जाता है। अब हम रुद्रप्रयाग से आगे चलेंगे तो कर्णप्रयाग आएगा, तो कर्णप्रयाग के भी दर्शन हम आपको कराएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करते जाएं, क्योंकि देखिए कितने अच्छे से और डिटेल में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। रुद्रप्रयाग से आगे जब जाते हैं तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट मिलता है। बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मानसून के समय में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई थी। अभी जो है फ़िलहाल ठीक ठाक रास्ता हो चुका है। तो ऐसे जितने भी रास्ते के पॉइंट आएंगे जहाँ पर ख़राब है वो हम आपको दिखाएंगे। और अच्छा रास्ता तो आप देख ही सकते हैं, अच्छा रास्ता में तो आपकी गाड़ी भी काफ़ी तेज़ चलती है। दोस्तों जब आप रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो जो खास प्लेस आते हैं उनके नाम मैं आपको बता दूं। रुद्रप्रयाग से आगे आप जाएंगे तो गोचर पड़ेगा, गोचर से आगे जाएंगे तो कर्णप्रयाग आएगा, कर्णप्रयाग से आगे जाएंगे तो नंदप्रयाग आएगा और नंदप्रयाग के आगे जब जाते हैं तो आपको वहां पर पीपलकोटी, फिर जोशीमठ और उसके बाद आप पहुंचते हैं बद्रीनाथ धाम। मैं आपको बता दूं मेजर जो पॉइंट होते हैं जहां पर ज़्यादातर रास्ता ख़राब मिलता है वो है पीपलकोटी, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग। और इन प्लेस की आगे की आप वीडियो ज़रूर पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि आगे ही आपको काफ़ी ज़्यादा ख़राब पॉइंट देखने को मिलेंगे। और मैं चाहूँगा एक बार फिर से आप जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को आगे शेयर करते जाएं। देखिए यहाँ पर सामने एक रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रहा है। ये गोचर के आसपास के दृश्य आप लोग देख रहे हैं और यहाँ देखिए कितनी बड़ी वाली लैंडस्लाइड यहाँ पर हुई है। पूरा पहाड़ जो है, पहाड़ का बहुत सारा ऊपरी हिस्सा सारा निकल के रोड पे गिरा हुआ है और रोड का काफ़ी ज़्यादा भाग जो है
पूरी तरह से ढक गया है। देखिए कितना सकरा रोड है। तो ऐसे जब रास्ते आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर वन वे हो जाता है, एक साइड के लोग निकलते हैं फिर दूसरी साइड के लोग निकलते हैं, तो यहाँ पर आपको रुकना भी पड़ेगा। और सबसे मेन है, ऐसा ना करें कि ओवरटेक के चक्कर में आप यहाँ पर गाड़ी अपनी फंसा दे और फिर रास्ता काफ़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाए। तो आपको यहाँ पर आराम से धैर्य भी रखना है और धीरे धीरे ही करके ही आगे बढ़ना है। तो कर्णप्रयाग भी आने वाला है, तो अभी सभी जितने भी खराब रास्ते हैं हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये गोचर आ चुका है। ये गोचर के इस समय आप लोग दृश्य देख रहे हैं। गोचर में भी रुकने के लिए कुछ होटल्स हैं जहां पर लोग रुकते हैं। देखिए, कर्णप्रयाग से पहले एक जगह और ज़्यादा रास्ता खराब मिला है, ये वो पॉइंट है। और मैंने आपको बताया भी है, कर्णप्रयाग, पीपलकोटी, नंदप्रयाग के आसपास आपको कई जगह पर ख़राब रोड मिलेगी। और ये पहले भी होता रहा है, ऐसा भी नहीं है कि इसी मानसून में हुआ है। पहले भी जो मेजर प्रॉब्लम आती है इन्हीं 3-4 प्लेस पे आती है। तो देखिए, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और रोड का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है नीचे बह चुका है। इसी वजह से यहाँ पर रोडें सक्रिय हो जाती हैं और लगातार काम भी चल रहा है। अब हम कर्णप्रयाग में एंट्री करने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ से कर्णप्रयाग जो है शुरू हो जाता है और जो ट्रेन का प्रोजेक्ट है, रेलवे का प्रोजेक्ट है, वो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग यहीं तक ट्रेन आने का प्रोजेक्ट का में काम चल रहा है। तो दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग जो है तीसरा संगम है। पहले देवप्रयाग आता है, रुद्रप्रयाग आता है और उसके बाद कर्णप्रयाग। और समय की बात करें तो लगभग 8 बज चुके हैं। 7 बजे के आसपास मैं रुद्रप्रयाग से निकला था और 1 घंटे हमें कर्णप्रयाग तक पहुंचने में लग गए हैं। तो अभी आपको 2 पवित्र नदियों का संगम दिखाते हैं और उसके बाद यहां से बद्रीनाथ धाम के लिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहां से आप सभी कर्णप्रयाग संगम के दृश्य देख सकते हैं। यहां पर 2 पवित्र नदियां, अलकनंदा नदी और पिंडार नदी, दोनों का यहां पर संगम होता है। और वो संगम होते हुए आप इस तरफ देखेंगे, ये जो जगह है ना, यहाँ पर होता है 2 पवित्र नदियों का संगम। ये देखिए, एक धारा तो आपको दिख रही है जिसका तेज़ बहाव है, ये है अलकनंदा नदी। और इस तरफ ये बिल्डिंग के पीछे की तरफ से पिंडार नदी आती है। ये बहुत अच्छा है, बहुत फेमस ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर। इसका ट्रैक होता है पिंडारी ग्लेशियर का। जैसे ही कर्णप्रयाग से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक मेजर पॉइंट मिलेगा जहां पर काफ़ी ज़्यादा रास्ता ख़राब है। इस रास्ते को आप देख सकते हैं। ये सबसे अभी तक कह सकते हैं ख़राब रास्ता मिला है और इतना ज़्यादा सकरा हो गया है कि यहाँ किसी भी तरह से एक बाइक और एक कार भी नहीं निकल सकती। और बहुत बड़ा ये एरिया है। पूरा जो पहाड़ का मलबा है अभी तक रोड में ही पड़ा है और इसकी वजह से भी कई बार ट्रैफिक लगता है, क्योंकि जब दोनों तरफ से गाड़ियां आती हैं ना तो इंतज़ार करना पड़ता है और ऐसे करके गाड़ियों की लाइन जो है काफ़ी लंबी हो जाती है और इसी तरह की बाधाएं आती है। नहीं तो आपकी यात्रा जो है हरिद्वार से बद्रीनाथ 9 घंटे में भी हो सकती है। दोस्तों, जब आप कर्णप्रयाग से आगे बढ़ेंगे तो लगभग 20-25 किलोमीटर आगे चलेंगे तो एक फेमस जगह आती है नंदप्रयाग, जो इस रास्ते का चौथा संगम है, जहां पर अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है।
तो नंदप्रयाग आने वाला है, तो नंदप्रयाग के भी दृश्य दिखाएंगे। और नंदप्रयाग के पास पिछले 8-9 महीने से ना रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि यहीं पर बादल फटा था और यहीं पर लैंडस्लाइड भी हुई थी। तो नंदप्रयाग का रास्ता भी आप ध्यान से देख लें। अब मैं पहुंच चुका हूं नंदप्रयाग में। तो ये नंदप्रयाग छोटा सा एक कस्बा कह सकते हैं, और यहाँ पर नंदाकिनी नदी और उसके साथ साथ अलकनंदा नदी, इन सभी संगम में आपने एक बात नोटिस की होगी, अलकनंदा नदी कॉमन है, वो सभी संगम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं, लेकिन बाकी जो नदियाँ हैं वो चेंज होती रहती हैं। ये नंदप्रयाग के सुंदर दृश्य देख रहे हैं, और जैसे ही नंदप्रयाग से आप थोड़ा सा आगे चलेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा ख़राब रास्ता मिलेगा। कह सकते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा रास्ता है जहाँ पर आपको ख़राब रास्ते से होकर आगे बद्रीनाथ धाम के लिए जाना होगा। और बद्रीनाथ धाम यहाँ से लगभग 105 किलोमीटर नंदप्रयाग से रह जाता है। 65 किलोमीटर के आसपास जोशीमठ है, और उससे लगभग 40 किलोमीटर और आगे चलेंगे तब आप पहुँचते हैं बद्रीनाथ धाम। तो अभी वो रास्ता आने वाला है, उस रास्ते को भी गौर करके देख ले। अप्रैल मई के समय में जब मैं जोशीमठ आया था तब भी वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, और इस बार तो वहाँ पर काफ़ी बादल फटा और काफ़ी बार लैंडस्लाइड भी हुई है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब यहाँ पर रास्ता आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ भी सिंगल ही रहता है। जब एक साइड की गाड़ियाँ निकल जाती हैं तभी दूसरी साइड की गाड़ियाँ आती हैं। और ये जो रास्ता है ना, ये जो ख़राब रास्ता है, ये लगभग 300 मीटर या 400 मीटर के आसपास पड़ जाता है। तो पहाड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। ये पिछले कई बार से इस बार न्यूज़ में भी बहुत हाईलाइटेड रहा है कि आप खुद देख सकते हैं राइट साइड के पहाड़ किस तरह नज़र आ रहे हैं। और किसी तरह यहाँ पर बस ये है कि जेसीबी रास्ता बना पाती है, और पता चलता है कि अगले दिन फिर यहाँ पे मलबा आ जाता है, क्योंकि पहाड़ों से लगातार पानी भी आता है, और जब पानी आता है तो नीचे जो पत्थर है, मिट्टी है, सब रोड पे यहाँ पर जम जाती है, फंस जाते हैं, और फिर गाड़ियाँ निकलने के लिए फिर जेसीबी का इंतज़ार करना पड़ता है। देखिए अब यहाँ पर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, और आगे भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज रास्ता है। ये देखिए काफ़ी देर तक यहाँ पर हमें समय लगा था, लगभग 20-25 मिनट यहाँ पर लग जाता है इसको पार करने में। और अगर आपने दोनों तरफ से आने वाली गाड़ियों ने जल्दबाजी की ना, फिर तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर एक साइड की गाड़ियाँ निकल रही हैं तो भी आप थोड़ा इंतज़ार करने के बाद आगे निकल सकते हैं। देखिए कितने आगे गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि इस रास्ते का सबसे जो मेजर ख़राब जो रास्ता कह सकते हैं पॉइंट है वो यही है, नंदप्रयाग के आगे जब आप बढ़ते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। पूरा पहाड़ कैसा है, खतरनाक। डैडी जी देखा ये ऊपर से। दोस्तों ये जो रास्ता अभी आप देख रहे हैं, ये नंदप्रयाग से जब आप लगभग 3-4 किलोमीटर आगे चलेंगे, नौ 9:29 हो रहे हैं, और लगभग हम रुद्रप्रयाग से 55 किलोमीटर के आसपास चलकर आगे आ चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं चमोली, और यहीं से एक रास्ता जो है केदारनाथ धाम और गोपेश्वर के लिए जाता है। यहीं से लेफ़्ट साइड में मुड़ना होगा, फिर आप केदारनाथ धाम जा सकते हैं। और जो लोग केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम जाते हैं वो उसी रास्ते से आते हैं। तो यहाँ पर जो लेफ़्ट में रास्ता अभी आपको दिखेगा वो गोपेश्वर और केदारनाथ धाम के लिए जाता है। तो ध्यान रखें, एक खास जगह है जहाँ से केदारनाथ धाम से यात्रा करने के बाद लोग बद्रीनाथ धाम की तरफ आते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड में रास्ता गया हुआ है, तो इस रास्ते को भी आप समझ लें कि यहाँ से एक रास्ता आपको केदारनाथ धाम के लिए ले जाएगा।
दोस्तों जब हम चमोली से आगे चलेंगे तो एक बहुत ही फेमस जगह आती है जिसे पीपल कोटी के नाम से जाना जाता है। पीपल कोटी भी बद्रीनाथ धाम यात्रा के दौरान एक मुख्य पड़ाव में है। बहुत सारे श्रद्धालु जो है पीपल कोटी में रुकते हैं। बहुत सारी ट्रैवल कंपनियां जो हैं वो पीपल कोटी में स्टे कराती हैं, क्योंकि अब जोशीमठ में भी काफ़ी भीड़ होती है। तो जोशीमठ और पीपल कोटी एक मुख्य पड़ाव के रूप में है। यहीं पर रात में स्टे कराते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग ले जाते हैं बद्रीनाथ धाम में और दर्शन करा के माना गांव से वापस फिर पीपल कोटी में स्टे कराते हैं। तो ये पीपल कोटी के दृश्य इस समय आप लोग देख रहे हैं। तो बहुत ही कोशिश की है कि हम आपको हर एक खास जगह के बारे में आपको जानकारी दी जाए, ताकि पूरा रास्ता पता हो हरिद्वार से कौन कौन से प्लेस आते हैं बद्रीनाथ धाम के रास्ते में। तो इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर लें। और अगर आप ऐसे ही उत्तराखंड को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं तो फिर देरी मत करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब आप पीपल कोटी पार करके आगे चलेंगे तो फिर एक बार आपको लगभग 400 मीटर का रास्ता है वो जो काफ़ी ख़राब देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये आपके सामने है। ये भी काफ़ी लंबा रास्ता है, लेकिन उतना रास्ता ख़राब नहीं है जितना नंदप्रयाग के आसपास आपको काफ़ी ज़्यादा ख़राब मिला था। तो इस रास्ते को भी आप अच्छे से देख लें। दोस्तों जोशीमठ से लगभग हम 30 किलोमीटर पहले पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर सुंदर पहाड़ों के जो शानदार नज़ारे हैं वो आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं और काफ़ी खड़े पहाड़ हैं। देखिए इस तरफ वाला ये पहाड़ देखिए आपको मैं दोस्तों सामने टनल दिख रही है और ये टनल अगर आपको मिल जाती है तो ये भी कह सकते हैं कि आप जोशीमठ के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। ये जोशीमठ से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास ये पहले आती है। तो ये टनल से होते हुए, ज़्यादा बड़ी ये टनल नहीं है। और इस टनल से जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छा रास्ता देखने को मिलता है और इसी रास्ते से बढ़ते हुए सुंदर नज़ारों को देखते हुए आप जोशीमठ पहुँचेंगे और जोशीमठ से 40-45 किलोमीटर बद्रीनाथ धाम और रह जाता है। देखिए रास्ते में छोटे मोटे जो रास्ते ख़राब दिख रहे हैं ये स्वाभाविक है। और इस बार तो इतनी बारिश हुई है कि बहुत सारी रोडें जो हैं वो पूरी कट गई थी, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। नहीं तो मानसून के ख़त्म होने के 15-20 दिन में सारी सड़कें जो हैं, रोड जो है अच्छी से क्लियर हो जाती है। लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और अभी भी सड़क जो रोड जो है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं हेलंग, और हेलंग वो जगह है जहां से पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा के लिए रास्ता गया है। यहीं से बाईं ओर मुड़ेंगे और लगभग 20 किलोमीटर आपको अंदर जाना होगा और वहां पर उर्गम वैली, और उर्गम वैली से होते हुए आप कल्पेश्वर महादेव मंदिर पहुंचते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं जोशीमठ मात्र 12 किलोमीटर पड़ता है। तो ये समझ सकते हैं कि जोशीमठ से 12-13 किलोमीटर पहले हेलंग जगह है जहाँ से कल्पेश्वर महादेव मंदिर का रास्ता जाता है। और रास्ते में देखिए ऐसे रास्ते और भी हमें देखने को मिले जहाँ पर रास्ता ख़राब था, लेकिन हमारी जो कार थी वो डिजायर थी। डिजायर कार में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जबकि ज़्यादा क्लियरेंस नहीं है उस रोड क्लियरेंस की बात की जाए तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कहीं ऐसा नहीं लगा कि कार नीचे से लग जाएगी। किसी तरह आराम से अगर आप चलाएंगे ना, जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो कार आराम से चल रही थी। बस ट्रैफिक कई जगह लग जा रहा था, रास्ते बंद हो जा रहे थे, क्योंकि सिंगल जब रास्ता हो जाता है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। और अब मैं पहुंच चुका हूं ज्योतिर्मठ, जिसे जोशीमठ कहते हैं। पुराना अब इसका नाम ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। और ये अगर आपको वाटरफॉल देखने को मिल जाए तो फिर आप समझ जाना कि आपके बिल्कुल पास में ही ज्योतिर्मठ है। यहाँ से 1-2 किलोमीटर और रह जाता है। तो अभी हम
ज्योतिर्मठ पहुंचेंगे और वहां से 40 से 45 किलोमीटर मात्र और है बद्रीनाथ धाम, और रास्ते में कई और फेमस जगह पड़ती हैं, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। अब हम जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये लेफ्ट साइड में देखिए, ये नरसिंह मंदिर है, बहुत ही खास भगवान विष्णु जी का मंदिर है। जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो यहीं पर डोली लाई जाती है। देखिए ये रास्ता है नरसिंह मंदिर, वासुदेव मंदिर। यहाँ से नीचे जाएंगे सीढ़ियों के रास्ते से तो आप मंदिर में पहुंच जाएंगे। ऑन रोड है ये मंदिर, तो आप लोग यहाँ पर दर्शन बहुत जरूर करें, बहुत ही खास मंदिर है। अब मैं जोशीमठ से विष्णु प्रयाग के लिए आगे बढ़ चुका हूँ। जब जोशीमठ से आप आगे चलेंगे तो विष्णु प्रयाग आएगा, जो कि पंच प्रयाग में से अंतिम प्रयाग है, सबसे ज़्यादा हाइट पर है। उससे पहले आपको ये देखने को मिलेगा जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 400 मेगावाट का। यहाँ टरबाइन लगी है और अलकनंदा जी की धारा से बिजली का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर रोड आपको अच्छी मिलती है, लेकिन इस बार मानसून के सीजन में इसी रोड का बहुत बड़ा हिस्सा जो है अलकनंदा जी में बह गया है। और तो यहाँ पर एक दीवार बनाने के बारे में हमने सुना था। और यहाँ पर अब मैं पहुँच चुका हूँ विष्णु प्रयाग। ये राइट साइड में विष्णु प्रयाग पड़ता है। यहाँ पर ये देखिए ये गाड़ियाँ खड़ी है ना, तो राइट साइड में यहाँ पर विष्णु प्रयाग है। थोड़ा नीचे जाना पड़ता है उतर के। और यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे विष्णु प्रयाग से तो आप पहुँचेंगे पांडुकेश्वर। तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम के काफ़ी करीब हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से बद्रीनाथ धाम की जो दूरी है वो लगभग 25 से 28 किलोमीटर मात्र है। और मैंने आपको बताया था कि सुबह हम 7 बजे रुद्रप्रयाग से चले थे और अभी जो समय हो रहा है लगभग 11:15 बज चुके हैं। तो आगे का रास्ता हम आपको दिखाएंगे। उम्मीद करेंगे कि आगे का जो रास्ता है वो आपको अच्छा मिले, और तो अच्छा मिलेगा तो जल्दी से पहुंचकर फिर आपको दर्शन भी कराएंगे। और उसके बाद माना गाँव की सीरीज़ भी आएगी, माना गाँव भी पूरा घुमाएंगे। और कोशिश रहेगी कि वसुधारा भी ले चले। और वसुधारा आप जानते हैं बहुत ही ख़ास जगह है, बहुत सुंदर सा ट्रैक है और बहुत पवित्र झरना भी है। तो वीडियो में बने रहें, शेयर करते जाएं। आगे का रास्ता हम आपको बहुत अच्छे से दिखाएंगे। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं गोविंद घाट में। गोविंद घाट भी बहुत ही खास जगह है, क्योंकि यहीं से हेमकुंड साहिब की यात्रा, फूलों की घाटी की यात्रा यहीं से होती है। ये देखिए लिखा हुआ है घाघरिया, फूलों की घाटी, हेमकुंड साहिब। ये सारा ट्रैक जो है गोविंद घाट से ही शुरू होता है। तो ये गोविंद घाट के सुंदर दृश्य आप सभी देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँचते हैं और बहुत सारे पंजाबी लोग जो हेमकुंड साहिब की यात्रा करते हैं वो यहाँ से जाते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, सुंदर सी जगह है। और ट्रैक हालांकि काफ़ी लंबा ट्रैक है, लगभग 16-17 किलोमीटर ट्रैक है। उसमें फूलों की घाटी भी पड़ती है, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग जाते हैं। देखिए गोविंद घाट से थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो वहीं पर एक गेट दिखेगा और वहीं से ट्रैक के बारे में ये देखिए यहाँ पर लिखा है, गेट बना हुआ है और यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। देखिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि इस रास्ते से जुड़ी हुई सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, और उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी। बड़ी ज़रूर है वीडियो, लेकिन डिटेल में जानकारी दी गई है ताकि आप कभी भी बद्रीनाथ धाम जाए ना, तो या किसी भी प्लेस में जाए रास्ते में पड़ने वाले, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत न हो, सीधे आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए आसानी से पहुँच जाएंगे। अब गोविंद घाट से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो पांडुकेश्वर आ जाएगा, और पांडुकेश्वर में चेकिंग पोस्ट है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक होता है। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। हेमकुंड साहिब के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो ये ध्यान रखें। रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए पांडुकेश्वर में है, हालांकि पहले भी है रास्ते में, कई जगह और है, लेकिन ये मान के चले पांडुकेश्वर में पक्का रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा। अगर नहीं कराया तो कराना पड़ेगा। देखिए ये चेकिंग पोस्ट आ चुकी है। ये देखिए बीच में बैरिकेड लगे हैं और आगे रास्ता बंद करके
पहले रजिस्ट्रेशन चेक होगा, अगर नहीं कराया तो करा लें, उसके बाद जाएं। और ये देखिए यहाँ पर योग ध्यान बद्री, ये पांडुकेश्वर जो मंदिर है बहुत ही खास, उसका रास्ता था। जो अभी आपने बोर्ड देखा ना, तो वो उसका रास्ता था। पांडुकेश्वर के आगे जब बढ़े थे तो रास्ता बहुत अच्छा मिला, लेकिन जब और आगे बढ़े तो फिर कुछ इस तरह का रास्ता देखने को मिला जहाँ पर बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हो रखी थी और सारा जो पहाड़ है ना रोड पे आ रखा था, बस थोड़ी सी जगह बची हुई थी। देखिए कितने बड़े बड़े जो बोल्डर है ना, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम से लगभग 20 किलोमीटर पहले हम यहाँ पहुँचे हैं और गोविंद घाट से आगे बढ़ चुके हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से ट्रैफिक लगा हुआ है, रोड में कुछ प्रॉब्लम है। तो दोस्तों देख सकते हैं बद्रीनाथ धाम से लगभग हम 20 किलोमीटर पहले हैं और यहाँ पर फिर से एक बार काफ़ी ज़्यादा ख़राब रास्ता मिला है और ट्रैफिक भी लगा हुआ है, क्योंकि एक साइड की ही गाड़ियाँ निकल पा रही हैं। एक साइड की गाड़ियाँ निकलती हैं, फिर दूसरे साइड की निकलती हैं। दोस्तों जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो एक बहुत ही खास मंदिर इस रास्ते का आता है, नाम है हनुमान चट्टी। बहुत ही फेमस जगह है। बद्रीनाथ धाम से लगभग 9 किलोमीटर पहले हनुमान चट्टी आती है, जहां पर हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ही ज़्यादातर श्रद्धालु जो है बद्रीनाथ धाम की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से हनुमान चट्टी पहुंचते हैं और आपको हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। बहुत ही खास प्लेस है, यहाँ की एक अलग से वीडियो बनाएंगे जब इसका पूरा इतिहास बताएंगे। बहुत ही खास इतिहास है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे शेयर जरूर करते जाएं। इस वीडियो को बनाने में सच में बहुत सारी मेहनत लगी है, तब जाकर इस तरह की वीडियो तैयार होती है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आएगी अगर आप शेयर करेंगे, तो प्लीज़ शेयर करते जाएं। और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों बद्रीनाथ धाम के काफ़ी करीब हम पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम से लगभग 9 किलोमीटर पहले हनुमान चट्टी पड़ती है। हनुमान जी का एक बहुत प्राचीन मंदिर है, तो आपको ले चलते हैं, हनुमान जी के दर्शन कराते हैं और उसके बाद बद्रीनाथ धाम यात्रा में आगे बढ़ेंगे। लगभग 9 किलोमीटर का सफ़र हमें और करना है, जिसमें 20-25 मिनट लग सकते हैं। तो आइए हनुमान चट्टी में हनुमान जी के दर्शन करते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर आपको आगे यात्रा पर ले चलते हैं।
हनुमान चट्टी में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ चुके थे यहाँ से बद्रीनाथ धाम के लिए। मात्र 9 किलोमीटर की दूरी हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ धाम के लिए है और यहाँ से आगे का रास्ता जो है काफ़ी अच्छा हो चुका है। और आज से मैं कुछ वर्ष पहले आया था, लगभग 2-3 वर्ष पहले, बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। लेकिन अब जो है हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ धाम का रास्ता काफ़ी बेटर हो चुका है, बहुत ही अच्छा हो चुका है और चौड़ा भी रास्ता हो गया है। बद्रीनाथ धाम यात्रा के दौरान बहुत सारे ऐसे फेमस प्लेस हैं बद्रीनाथ धाम के आसपास जहां पर मैं गया था। कुछ फेमस जो ट्रैक हैं बद्रीनाथ धाम के पास, वहां भी मैं पहुंचा था। तो आगे आने वाले दिनों में वहां की वीडियो भी आएगी, जैसे कि वसुधारा, माना गांव के आसपास के दर्शन, चरण पादुका के दर्शन। बहुत ही खास प्लेस हैं बद्रीनाथ धाम के आसपास। तो उन सभी प्लेस में हम आपको ले चलेंगे और पूरी जानकारी देंगे डिटेल में। तो सभी आने वाले पार्ट को आप लोग ज़रूर देखना और वो पार्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएंगे। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम से लगभग 2-3 किलोमीटर पहले एक बार फिर से हमें काफ़ी ज़्यादा ख़राब रास्ता देखने को मिल रहा है और यहाँ पर सिंगल रास्ता हो चुका है और बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखिए, बड़े बड़े बोल्डर हैं और रास्ता पूरी तरह से इतना सकरा हो चुका है कि 2 गाड़ियाँ आने जाने वाली निकल भी नहीं सकती और फिर यहाँ पर ट्रैफिक लगेगा। देखिए, यहाँ भी सुंदर नज़ारे आप देख सकते हैं, बट यहाँ पर डर लग सकता है ना। कितने बड़े बड़े बोल्डर जो हैं, पत्थर जो हैं पहाड़ों से यहाँ नीचे गिरे हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो रोड है ना, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो फाइनली लगभग 1:30 बजे के आसपास बद्रीनाथ धाम के लिए एंट्री करते हैं और यहाँ पर पार्किंग चार्ज का है या टैक्स का है, टोल टैक्स की तरह यहाँ पर 60 रुपीज़ चार्ज कटते हैं। और ये देखिए बड़ा सा गेट है, यहीं से बद्रीनाथ धाम का एरिया जो है वो शुरू हो जाता है। और अब तो बद्रीनाथ धाम के आसपास बहुत सारे कॉरिडोर का कार्य चल रहा है, तो एरिया इतना बड़ा हो गया है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम कॉरिडोर घुमाएंगे और कितने सारे होटल, एक से बढ़कर एक होटल और बहुत सारा विकास यहाँ पर हुआ है। लेकिन आई थिंक ये विकास होने से जो है पहाड़ों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। और आप खुद देख सकते हैं, आज से कुछ वर्ष पहले बद्रीनाथ धाम में इतने होटल नहीं थे, सिर्फ कुछ धर्मशाला आश्रम हुआ करते थे। लेकिन अब जो है एक से बढ़कर एक VIP होटल्स यहाँ पर बन चुके हैं। तो अब जो है बद्रीनाथ धाम का एरिया शुरू हो जाता है। कुछ ही दूर और आगे चलेंगे, फिर मार्केट आ जाएगी, फिर हम आपके मंदिर के आसपास ले चलेंगे, वहाँ के दृश्य दिखाएंगे। तो सभी लोग कमेंट में जय बद्री विशाल लिखते जाएं।
दोस्तों रुद्रप्रयाग से लगभग हम 7 बजे सुबह निकले थे और लगभग 1:30 बजे के आसपास बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं लगभग 6.5 घंटे के आसपास हमें लगे हैं। हालांकि कुछ जगह पर वीडियो बनाने की वजह से हमें ज़्यादा समय लगा है, लेकिन रास्ता इतना भी अच्छा नहीं है। 6 घंटे अगर आपको मात्र 160-70 किलोमीटर में लग जाते हैं तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। और बाकी एक दिन पहले जब हरिद्वार से हम रुद्रप्रयाग आए थे तब भी हमें लगभग 6 घंटे लग गए थे। तो हमें जो टोटल समय लगा है वो टोटल बात करें तो 12 घंटे के आसपास लगा है। अगर आप वीडियो नहीं बनाते हैं, आराम से चलते रहते हैं, 1-2 ब्रेक लेते हैं, तो आप लगभग 10 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो वीडियो बनाई है कि 6 घंटे में हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम पहुँचे, 7 घंटे में पहुँचे, ये पॉसिबल नहीं है। आप इतनी जल्दबाजी करने की भी ज़रूरत नहीं है। मान सकते हैं कि 8-9 घंटे में अगर आप पहुँच सकते हैं, अगर आप अच्छा ड्राइव करते हैं, लेकिन उससे जल्दी पहुंचना भी सही नहीं है, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं आप सिस्टम को बाईपास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड में कार चला रहे हैं। अब हम कॉरिडोर, ये देखिए कॉरिडोर भी नज़र आने लगा है। यहाँ से हम मंदिर की ओर बढ़ेंगे और मंदिर के आसपास के आपको दृश्य दिखाएंगे। और बाकी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम बद्रीनाथ लोकल, आपको बद्रीनाथ धाम के आसपास के दृश्य दिखाएंगे। वहाँ पर लोकल जो खास प्लेस हैं वो घुमाएंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे उनमें हम वसुधारा का ट्रैक, चरण पादुका का ट्रैक, माना गांव का ट्रैक जो है, ये सारा हम लगभग 5 वीडियो आएंगी बद्रीनाथ धाम की, जिसमें हम बहुत अच्छे और डिटेल में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों कॉरिडोर बनने से रोडें जो हैं, सड़कें जो हैं यहाँ पर काफ़ी चौड़ी हो गई हैं और काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो जल्दी से लेकर आपको बद्रीनाथ धाम मंदिर में चलते हैं और दर्शन कराते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है ये तप्त कुंड बद्रीनाथ धाम, ये सारा जो है इसी रास्ते से आपको चलना होगा। और जल्दी से मंदिर के सामने के दर्शन कराते हैं, भू बैकुंठ धाम के दर्शन कराते हैं। पृथ्वी में अगर कहते हैं कि बैकुंठ धाम है तो वो बद्रीनाथ धाम है, जहाँ पर श्रद्धालु आकर दर्शन करते हैं। ये देखिए यहाँ भी एक बोर्ड लगा हुआ है, बद्रीनाथ जी का मंदिर। तो यहाँ से लेफ्ट मुड़ते हुए बस कुछ ही देर में बद्रीनाथ धाम मंदिर जो है आपके सामने होगा। आप सभी अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। ये मार्केट है, अगर आप वुलन क्लॉथ्स लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। कैप लेना चाहे, जैकेट लेना चाहे, स्वेटर लेना चाहे, ये बड़ी मार्केट है। और अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर बहुत सारे आश्रम हैं। अगर आप रुकना चाहते हैं तो बिल्कुल मंदिर के पास में है। देखिए लेफ़्ट साइड में गीता भवन का मंदिर है, सामने देखिए मानव कल्याण आश्रम है। तो अगर आप यहाँ पर आपको रूम मिल जाता है तो आप दिन में जितने बार चाहें बद्रीनाथ धाम मंदिर के करीब पहुँच सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मंदिर ये नज़र आ रहा है, साक्षात भू बैकुंठ धाम आपके सामने है। आप सभी इन दृश्यों को देखें। और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा जिसमें हम आपको चारों ओर के दर्शन कराएंगे, जो बद्रीनाथ धाम के आसपास के मुख्य प्लेस हैं, सभी जगह हम आपको ले चलेंगे और बहुत अच्छे से दर्शन कराएंगे। तो आगे जितने भी पार्ट आएंगे आप उनको ज़रूर देखना। और उम्मीद करेंगे आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम यात्रा के बारे में, रास्ते के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो आज की वीडियो को यहीं से हम समाप्त करते हैं। ऐसे ही उत्तराखंड के जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे, उत्तराखंड घुमाते रहेंगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आप सभी को जय बाबा बद्री विशाल, जय हिंद।